वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस बाय रुपेश सर। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उससे रिलेटेड अबनॉर्मेलिटी क्या क्या हो सकती है। ठीक है, यानी मादा जनन तंत्र में जो एक क्रिया घटित होती है जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं, उस रिप्रोडक्टिव साइकिल के दौरान कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है ये हम लोग देखे थे। आज हम लोग ये देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन का मेकानिज़म क्या होता है और निषेचन के बाद कौन कौन सी रचनाएं निर्मित होती है। तो चलिए देखते हैं निषेचन के बाद की घटना, अर्थात निषेचन और निषेचन के बाद की घटना। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन, निषेचन, तो निषेचन किसे कहते हैं। तो बताया जाता है कि मेल और फीमेल गैमेट के आपस में मिलने की जो क्रिया होती है उसको निषेचन कहते हैं। चालू है, ठीक है ना। तो नर एवं मादा युग्मकों के आपस में मिलने की क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। निषेचन के दौरान कौन कौन सी घटना होती है ये देखेंगे। ठीक है, तो निषेचन के दौरान क्या होता है कि जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यानी जनन नली में जब सीमेन का डिपोजिशन होता है यानी वीर्य का स्खलन होता है, तो उस स्थिति में कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं। क्यों नष्ट हो जाते हैं, तो हम आप लोग को बताए थे और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दौरान फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ रहे थे तो उस वहाँ पे आप लोगों को समझाया गया था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंतर्गत वेजाइना आता है, उस वेजाइना के दीवार में कुछ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो लैक्टिक एसिड का स्राव करते हैं। अब क्या होता है कि जब वीर्य का स्खलन होता है, सीमेन का डिपोजिशन होता है, तो उस स्थिति में बहुत सारे स्पर्म ऐसे होते हैं जो फीमेल के वेजाइना में ही नष्ट कर दिए जाते हैं। कुछ स्पर्म जब फीमेल के वेजाइना को पार करके यूटेरस में पहुंचते हैं तो वहां तक स्पर्म का जो काउंटिंग होता है घट चुका होता है और उनकी गतिशीलता जो होती है कम हो जाती है। लेकिन कुछ स्पर्म ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। वे स्ट्रॉन्ग स्पर्म जो होते हैं फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करते हैं, अर्थात स्थमस तक पहुँचते हैं और स्थमस तक पहुंचने के बाद वे कुछ एंजाइम को रिलीज करते हैं, जैसे हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम रिलीज होता है और उस एंजाइम के प्रभाव से अंडाशय का दीवार टूटता है। ठीक है, अंडाशय का अंडाणु का दीवार टूटता है और अंडाणु का दीवार जब टूटता है तो मेल और फीमेल गैमेट दोनों क्या होते हैं, तो फ्यूज होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर फिगर की बात की जाए तो ये मेल गैमेट हो गया स्पर्म और इधर क्या होता है बाबू, तो फीमेल गैमेट। ठीक है, ये मादा युग्मक हो गया, ये नर युग्मक। ठीक है, ये स्पर्म इसको लिखेंगे हम लोग और इसको ओवम। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो उस क्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और मानव एक ऐसा प्राणी है जिसपे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं मादा निषेचन से संबंधित या मानव निषेचन से संबंधित कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो इस थॉमस वाले भाग में होती है, अर्थात गर्भाशय में होती है। ठीक है, गर्भाशय का अपर पार्ट जिसको हम लोग फंडस कहते हैं, फंडस और फैलोपियन ट्यूब का जो कनेक्शन होता है वह स्थमस कहलाता है, तो वहाँ पे निषेचन की क्रिया होती है। अब निषेचन के बाद क्या होता है, तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि स्पर्म जो है यह भी हैप्लॉयड है अर्थात अगुणित है और ओवम जो है यह भी हैप्लॉयड है। दोनों जब आपस में मिलते हैं तो उस स्थिति में एक डिप्लॉयड सेल का निर्माण होता है। ठीक है, एक द्विगुणित कोशिका निर्मित होती है, जिस द्विगुणित कोशिका को हम लोग जाइगोट युग्मनज कहते हैं। ठीक है, युग्मनज जाइगोट कहते हैं, ये निर्मित होता है। अब क्या होता है, जब जाइगोट का निर्माण होता है तो निषेचन के बाद की घटना प्रारंभ होती है। तो निषेचन के बाद की जो घटना होती है उस घटना में हम लोग पढ़ते हैं क्या बाबू, तो एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस अर्थात भ्रूणोद्भव। निषेचन के बाद जो घटना घटित होती है उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसको हिंदी में हम लोग भ्रूणोद्भव कहते हैं, अर्थात भ्रूण के बनने की क्रिया प्रारंभ होती है। तो भ्रूण कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, ये देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली जो टोटल जो वीडियो है जो 12th के सिलेबस के से रिलेटेड है वो आपको मिल सके, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हर एक तरीके का वीडियो आपके पास पहुंच सके। चलिए देखते हैं। अब ये जो
जाइगोट है, इसमें क्या होता है बाबू, तो विदलन की क्रिया होती है। ठीक है, विदलन किसे कहते हैं, तो ये जानते होंगे आप लोग, विदलन, इसको इंग्लिश में हम लोग क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, अब क्लीवेज क्या होता है, तो इसके बारे में बताया जाता है बाबू कि जो जाइगोट निर्मित होता है, इस जाइगोट में जब समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। ठीक है, जाइगोट में तीव्र गति से होने वाली जो समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है उसको क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, अब क्लीवेज में क्या होता है, तो फर्स्ट क्लीवेज जो होता है इस जाइगोट में लगभग 30 घंटे बाद होता है। 30 घंटे बाद, निषेचन के 30 घंटे बाद पहला विभाजन होता है, पहला विदलन होता है, जिससे जाइगोट 2 बराबर सेल में बढ़ जाता है। जाइगोट 2 बराबर सेल में बढ़ जाता है। इन दोनों कोशिकाओं को हम लोग ब्लास्टोमियर कहते हैं। ठीक है, इन दोनों कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कहते हैं और यहीं से एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया प्रारंभ होती है, अर्थात भ्रूणोद्भव की क्रिया प्रारंभ होती है। इन दोनों रचनाओं को ब्लास्टोमियर कहा जाता है, ब्लास्टोमियर। ठीक है, और एम्ब्रियो की इस अवस्था को 2 सेल स्टेज, 2 कोशिकीय अवस्था कहते हैं। यह हो गया 2 सेल स्टेज। अब इस 2 सेल स्टेज में पुनः विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 जो होता है कोशिकाएं निर्मित होती है। इन चारों कोशिकाओं को हम लोग ब्लास्टोमियर के नाम से ही जानते हैं। ये हो गया एम्ब्रियो का 4 सेल स्टेज। ठीक है, 4 कोशिकीय अवस्था। अब इस 4 कोशिकीय अवस्था के बाद पुनः विभाजन की क्रिया आगे बढ़ती है, तो क्या होता है, तो ये जो 4 सेल स्टेज है वह 8 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अर्थात निषेचन के लगभग 72 घंटे बाद तीसरा विभाजन होता है। ठीक है, निषेचन के 72 घंटे बाद तीसरा विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप कोशिकाएं, ये जो 4 सेल स्टेज होता है वह 8 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। इस 8 सेल स्टेज वाले कंडीशन को हम लोग ऐसे मोरुला तो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहेंगे नहीं, ये 4 से 8 सेल स्टेज। ठीक है, अब इसमें विभाजन की क्रिया तीव्र हो जाती है, जिसके वजह से 16 से 32 कोशिकीय अवस्था निर्मित होती है। 16 से 32 कोशिकीय अवस्था निर्मित होती है, जिस 16 से 32 कोशिकीय अवस्था को इस 16 से 32 कोशिकीय 60 to 32, ठीक है, 16 से 32 कोशिकीय अवस्था जो निर्मित होती है इसे हम लोग मोरुला कहते हैं। ठीक है, इसको मोरुला कहते हैं। ठीक है, मोरुला में कोशिकाओं की संख्या 16 से 32 तक होती है। ठीक है, 16 से 32 तक कोशिकीय अवस्था निर्मित होती है। इसके बाद क्या होता है, तो इस मोरुला के अंदर एक खाली जगह बनने लगता है। ठीक है, मोरुला के अंदर एक खाली जगह बनने लगता है, जिसके वजह से भ्रूण में एक खाली रचना निर्मित हो जाता है, और उस खाली रचना को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, या ब्लास्टोसिल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो खाली जगह बनता है बाबू, इस खाली जगह को ब्लास्टोसिल कहते हैं। ठीक है, इस खाली जगह को ब्लास्टोसिल कहा जाता है। ठीक है, अब इस ब्लास्टोसिल के किनारे वाली जो कोशिका होती है, उस किनारे वाली कोशिका को हम लोग ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, किनारे वाली जो कोशिका निर्मित होती है, इस किनारे वाली कोशिका को ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट की कोशिका निर्मित होती है। अब क्या होता है, तो इस ब्लास्टूला स्टेज, चूँकि इस अवस्था को हम लोग ब्लास्टूला कहते हैं। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट, इसको हम लोग ब्लास्टूला कहेंगे, ब्लास्टूला। ठीक है, ब्लास्टूला स्टेज होता है। अब इसके बाद क्या होता है, तो ये जो खाली जगह होता है वह पुनः भर जाता है कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप, जिसके वजह से एक फुटबॉल के आकार की रचना निर्मित होती है। ठीक है,
एक फुटबॉल के आकार की रचना निर्मित होती है। जिस फुटबॉल के आकार की रचना को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो गैस्ट्रूला कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे गैस्ट्रूला। जब गैस्ट्रूला स्टेज निर्मित हो जाता है तो उस स्थिति में इम्प्लांटेशन अर्थात कहा जाता है कि गर्भधारण की क्रिया होती है। ठीक है, उस स्थिति में गर्भधारण होता है। और गर्भधारण में क्या होता है, तो आप देखिए कह रहा है कि इम्ब्रियो का, तब चूँकि ये गैस्ट्रूला जब स्टेज बन जाता है तो लगभग हफ्ते दिन लगता है गैस्ट्रूला स्टेज बनने में। तो निषेचन के एक सप्ताह बाद एक और क्रिया घटित होती है। क्योंकि ये देखिए ये जो स्टेजेस दर्शाए गए हैं ये स्टेजेस कैसे है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेजेस है। ठीक है, भ्रूणीय विकास की अवस्था है। इस भ्रूणीय विकास की अवस्था के दौरान क्या बताया गया कि जब निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन के बाद एक द्विगुणित रचना निर्मित होती है जिसको युग्मनज कहते हैं। ठीक है, अब इस युग्मनज में क्लीवेज की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप भ्रूण के विकास की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। फर्स्ट टाइम क्या होता है, तो निषेचन के 30 घंटे बाद पहला विभाजन होता है जिसके वजह से भ्रूण की 2 कोशिकीय अवस्था निर्मित होती है। और इस भ्रूण की 2 कोशिकीय अवस्था को जो 2 कोशिकाएं बनती हैं इन दोनों कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर कहते हैं। इसके बाद सेकेंड डिवीजन होता है, यहाँ पे सेकेंड डिवीजन होगा। सेकेंड डिवीजन जब होगा तो 4 सेल स्टेज का निर्माण होगा। फिर 72 घंटे बाद, निषेचन के 72 घंटे बाद क्या होगा, तो तीसरा विभाजन होगा। ठीक है, 72 घंटे बाद ये थर्ड क्लीवेज होगा जिसके फलस्वरूप क्या होगा, 8 सेल स्टेज का निर्माण होगा। अब 8 सेल स्टेज के बाद विभाजन की क्रिया तीव्र हो जाती है जिसके वजह से 16 से 32 कोशिकीय अवस्था निर्मित होती है। इस 16 से 32 कोशिकीय अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो मोरूला कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल स्टेज लिख सकते हैं, इसे मोरूला कहते हैं। अब मोरूला में एक खाली जगह निर्मित होने लगता है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं। और बताया जाता है कि मैमेलियन ब्लास्टोसील को ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। मैमेलियन ब्लास्टोसील को ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है, तो अगले स्टेज के दौरान इस ब्लास्टोसील के अंदर जो खाली, चूँकि ब्लास्टोसील एक खाली जगह है, ठीक है, तो इस ब्लास्टोसील में क्या होता है, तो ब्लास्टोसील के किनारे वाली जो कोशिकाएं होती है जिसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ये विभाजित होकर एक फुटबॉल के आकार की रचना में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, आज जैसे ही फुटबॉल के आकार की रचना परिवर्तित होती है अर्थात निर्मित होती है, वहाँ पे इम्प्लांटेशन की क्रिया होती है। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन को समझने के पहले ये स्टेजेज आप लोग सही ढंग से समझ लीजिए। अब इस स्टेज के बाद चूँकि बोर्ड जो होगा साफ़ करना पड़ेगा, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोपण। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं रोपण, जिसको इंग्लिश में इम्प्लांटेशन कहते हैं, गर्भधारण कहा जाता है या प्रेगनेंसी स्थापित होती है। ठीक है, तो रोपण किसे कहते हैं, तो बताया जाता है कि जब गैस्ट्रूला निर्मित हो जाता है तो गैस्ट्रूलेशन के बाद, ठीक है, आफ्टर गैस्ट्रूलेशन इम्ब्रियो जो है फीमेल के गर्भाशय के इंडोमेट्रियम से कनेक्ट हो जाता है। जब इम्ब्रियो फीमेल के गर्भाशय के इंडोमेट्रियम से कनेक्ट होता है तो उस कनेक्ट होने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रोपण कहते हैं। ठीक है, रोपण की क्रिया हो गई। अब इस रोपण की क्रिया को जो है बताया जाता है कि रोपण की क्रिया निषेचन के लगभग 1 सप्ताह बाद होती है, अर्थात फर्टिलाइजेशन के लगभग 1 सप्ताह बाद जो इम्ब्रियो विकसित होता है, इस विभाजन के फलस्वरूप जो इम्ब्रियो डेवलप होता है, उस इम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन निषेचन के 1 हफ्ते बाद होता है। ठीक है, अब जब निषेचन की क्रिया के बाद इम्प्लांटेशन की क्रिया हो जाती है, रोपण की क्रिया हो जाती है, तो क्रिया आगे बढ़ती है। तो आगे बढ़ती है तो इम्ब्रियोजेनेसिस के बाद अब क्या होगा, तो अंग जनन की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, अंग जनन। चलिए बोर्ड को साफ किया जाए। अब क्या होता है पहले समझ लीजिए, अंग जनन के पहले क्या होता है, जब इम्प्लांटेशन की क्रिया हो जाती है तो ये जो गैस्ट्रूला होता है इसकी कोशिकाएं 3 परतों में व्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, इस गैस्ट्रूला की कोशिकाएं 3 परतों में व्यवस्थित हो जाती है। ये जो 3 परत होता है ये क्या क्या कहलाता है और कौन कौन सी रचनाएं विकसित होती है तीनों परतों के द्वारा, वो देखेंगे। ठीक है, तो गैस्ट्रूला की कोशिका जो 3 परतों में सजी होती है, सबसे ऊपर वाला जो परत होता है उसको हम लोग एक्टोडर्म कहते हैं। ठीक है, इसे एक्टोडर्म, ठीक है, मिडिल लेयर को मेजोडर्म और सबसे अंदर वाले लेयर को एंडोडर्म कहते हैं। ठीक है, ये
सबसे अंत वाला जो लेयर होता है इसे हम लोग एंडोडर्म कहते हैं, ठीक है, एंडोडर्म अंतः जनन परत। और इन तीनों परतों को एक साथ मिलाकर 3 जर्मिनल लेयर के नाम से जाना जाता है। अब इस 3 जर्मिनल लेयर के बाद क्या होगा, तो अंग जनन की क्रिया होगी। तो ये छोटा सा वीडियो जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, ये देखिए आप लोग कितना सुटेबल तरीके से फिगर बनाकर डायग्राम बनाकर दर्शाया गया है। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अंग जनन की क्रिया कैसे होती है और इन तीनों जनन परत का फ्यूचर क्या होता है, ठीक है। तो फ्यूचर ऑफ 3 जर्मिनल लेयर अगले हम वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।